नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा एक नए पाठ के साथ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत पाठ 3 हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं श्री वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी। पाठ को शुरू करने से पहले आइए पहले पाठ के विषय के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि पाठ के शीर्षक से हमें पता चलता है कि हिमालय की बेटियां, तो लेखक इसमें हिमालय की बेटियों के बारे में हमें बता रहे हैं। अब अगर हम देखें तो हिमालय तो एक पर्वत है और उसकी बेटियां, थोड़ा सा समझ में नहीं आता ना। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय पर्वत को एक पिता के रूप में दर्शाया है और उनकी बेटियों के बारे में बताया है। अगर हिमालय पर्वत है तो उनकी बेटियां हैं नदियां। तो यहाँ पर उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों को उनकी बेटियों के रूप में दर्शाया है। इसमें उन्होंने हिमालय, जो कि एक पर्वत है बच्चों, उसे मानव के रूप में रूपांतरण किया है, अर्थात हिमालय को मानवीकरण यानी हिमालय का मानवीकरण किया है और साथ ही उससे निकलने वाली नदियों का भी मानवीकरण किया है। उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, इन सब का मानव के रूप में वर्णन किया है और ये बताया है या ये कल्पना की है कि ये सब मानव हैं या मनुष्य हैं और हिमालय इन सब नदियों का पिता है। ये सब नदियां उनकी बेटियां हैं। तो आइए बच्चों, जो कि पाठ बहुत ही रोचक है, तो मैं शुरू करती हूँ। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मासी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। यानी बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने नदियों को दूर से देखा था, यानी मैदानी इलाकों में देखा था और वो कैसी लगती थी? बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई। यानी मैदानी इलाकों में आपने नदियां देखी होंगी, गंगा तो देखा होगा आपने, बिल्कुल शांत रहती है ना। संभ्रांत यानी बच्चों शिष्ट महिला की भांति प्रतीत होती थी और उनके प्रति लेखक के मन में एक ऐसा भाव था, श्रद्धा का भाव था। माँ और दादी, मासी की गोद में जिस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उनके प्रेम में डूबे हुए रहते हैं, तो वो वैसे ही उनमें यानी गंगा या यमुना की तरह से उन्हीं में वो तृप्त रहते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी जब एक बार हिमालय यानी ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड की तरफ लेखक गए, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यानी फिर उन्होंने वहां जाकर के नदियों का एक अलग ही रूप देखा। वहां तो बड़ी चंचल, पतली पतली धाराओं के रूप में। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। यानी लेखक कहीं ना कहीं हैरान थे, चकित थे कि ये दुबली पतली गंगा, ये यमुना, सतलुज जो है वो मैदानी इलाकों में जाकर के कितनी विशाल कैसे हो जाती हैं, कितनी बड़ी कैसे हो जाती हैं। जो कि पहाड़ी क्षेत्र में उन्होंने देखा तो पतली पतली धाराओं में बह रही हैं वो। इनका उछलना और कूदना कहाँ गायब हो जाता है। फिर आगे लेखक क्या कहते हैं? खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। यानी मैदानी इलाकों में आकर के लेखक जो है वो आश्चर्यचकित है कि इनका जो उल्लास है, इनकी जो चंचलता है, वो कहाँ जाकर के खत्म हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, यानी जब मैंने किसी लड़की को देखता हूँ और जब मैं किसी कली को, सुंदर कली को देखता हूँ, जब मेरा उस पर ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। यानी लेखक का मन जब किसी लड़की को देखता है या किसी सुंदर कली को देखता है, तब भी इतना कौतूहल यानी इतनी जिज्ञासा नहीं रहती, इतना आश्चर्यचकित वो नहीं होते जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखकर लेखक को हो रहा है। कहाँ से
कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है, यानी उनका कौन सा उद्देश्य है, कहाँ ये भागी जा रही हैं जिनसे इन्हें जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, यानी इनका कौन सा उद्देश्य है, ये कहाँ भागी जा रही हैं और किसने इन्हें इतना बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। यानी लेखक हैरान है इस बात से कि यानी जो अपने पिता के प्यार से वो तृप्त नहीं है, अतृप्त हैं, है ना, तो ऐसा कौन है जिसके लिए वो भागी जा रही हैं और जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आध्यात्मिकाएं, सरसब्ज उत्पत्तिकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यानी जहां से नदियां निकली हैं, हिमालय की सुंदरता का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि बिल्कुल बर्फ से बिल्कुल जब पहाड़ियां ढकी हुई हैं और वहां पर इतनी सुंदर गहरी गहरी घाटियां हैं, पहाड़ियां हैं, पहाड़ी आध्यात्मिकाएं होती हैं बच्चों, पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, है ना। तो यानी इतना सुंदर लीला निकेतन यानी घर, उनका इतना सुंदर घर होने के बावजूद भी वो उन्हें छोड़ करके आगे बढ़ती चली जा रही हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं कि यानी ये देवदार, चीड़, सरो ये बच्चों वृक्षों के नाम है। तो यानी जब वृक्ष आते हैं, रास्ते में आ जाएं तो नदियों का जो वेग है, जो गति है, वो धीमी पड़ जाती है। तो उस समय नदियों को अपने पिता के बारे में और अपने जन्म स्थान के बारे में थोड़ी बहुत याद आती होगी, यानी उन्हें याद करने का अवसर मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। और यानी फिर लेखक कह रहे हैं कि कौन जाने, यानी जो हिमालय है, जो नदियों का जो पिता है, वो क्या है कि वो कितना परेशान रहता होगा, यानी कितना सिर धुनता होगा अपना, कितनी उसे टेंशन रहती होगी अपनी बेटियों के बारे में। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, तो यानी वो उनके पास कोई जवाब ही नहीं। अगर पूछें कि तुम्हारी परेशानी क्या है या तुम कितने परेशान हो, तो वहां पर सिर्फ मौन के अलावा उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिल सकता। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन सभी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बने हैं। लेकिन ये जो नदियां बनी है बच्चों, ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी, इनका भी अस्तित्व कुछ नहीं है बिना हिमालय के। यानी इनका भी जो निर्माण हुआ है, ये जो बनी है, ये हिमालय की एक एक बूंद से ही इनका निर्माण हुआ है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र को ही प्रवाहित होती रही है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे लेखक का यही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, यानी यहाँ पर समुद्र को सौभाग्यशाली कह रहे हैं लेखक, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यानी यहाँ पर लेखक समुद्र को हिमालय की जो बेटियां हैं उनका पति के रूप में उन्होंने उसका मानवीकरण किया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो कितना सौभाग्यशाली है समुद्र, जो नदियां हिमालय से निकलते हुए सीधे निरंतर और समुद्र में जाकर के मिलती हैं, तो यानी वहीं जाकर के उनकी प्यास बुझती है। जिन्होंने यानी जो वेग जो कम होता है, उनकी गति का जो वेग कम होता है, वो समुद्र में जाने के बाद ही कम होता है। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, यानी जिस भी व्यक्ति ने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यानी अगर किसी ने मैदानी इलाकों में ही नदियों को देखा है तो उन्हें नहीं पता होगा कि ये नदियां जो हैं वो हिमालय से जब निकलती हैं तो वो कितनी चंचल होती हैं, कितनी नटखट होती हैं और कितनी गति के साथ आगे बढ़ती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो। यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए नदियों का वेग से बहना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो उनका तो रोज वो तो रोज ही देखते हैं, उनको इतना आश्चर्यचकित वो लोग नहीं होते, क्योंकि उन्हें तो पता है कि नदियां ऐसे ही बहती हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ है, लुभावना यानी बहुत ज्यादा पसंद आया, मन को भाया उनके, है ना, कि वह रूप
कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती। यहाँ पर लेखक ने कह दिया कि हिमालय कौन है, ससुर है, और समुद्र कौन है, उनका दामाद, यानी दामाद कहने में यानी नदियों का पति। नदियों का पति कौन, समुद्र, और दामाद कौन, हिमालय का दामाद कौन, और समुद्र का ससुर कौन, हिमालय। तो दामाद कहने में भी उन्हें लेखक को कोई भी झिझक नहीं होती। आगे जानते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते आना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन यानी सजीव यानी जिसके अंदर चेतना हो रूपक पसंद था। दरअसल जो जो भी पहाड़ी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। तो बच्चों, मानवीकरण की यह परंपरा लेखक ने अपने लेखन में ही नहीं शुरू की। ये परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। कब से? महाकवि कालिदास के समय से। महाकवि कालिदास ने अपना एक महाकाव्य लिखा था जिसका क्या नाम था, मेघदूत। मेघदूत में उन्होंने यक्ष और यक्षिणी उन दोनों को मिलाने के लिए मेघ यानी बादलों को दूत के रूप में दर्शाया था। उसमें ये दिखाया गया था कि यक्ष जो है वो अपनी यक्षिणी को संदेश भेजते हैं और इस कार्य के लिए वे मेघ यानी बादलों को अपना दूत बनाते हैं, यानी संदेश को भेजने वाला। वो बादलों से कहते हैं कि मेरा संदेश लेकर यक्षिणी के पास जाओ। तो उसमें भी कहीं पर ये वर्णन आता है कि यक्ष उस मेघ से जो कि उसका संदेश लेकर यक्षिणी के पास जा रहा है, क्या कहते हैं कि वेत्रवती यानी वेतवा नदी, यानी अब पहले उसे वेत्रवती बोला जाता था नदी को, लेकिन आज के समय में उसे बेतवा बोला जाता है। नदी को अपना प्रतिदान देते आना यानी वर्षा देते हुए आना, क्योंकि तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अर्थात जब तुम वर्षा रूपी जल उस नदी को दोगे तो वो क्या होगी, प्रेम रूपी जल को पाकर के वो प्रसन्न हो जाएगी। तो लेखक कहते हैं कि जिस तरह कालिदास ने वेत्रवती नदी के प्रति मेघ यानी बादलों के प्रेम प्रदर्शित किया था बादलों के प्रति, तो उसी तरह यही बात इस चंचल नदियों को देखकर उन्हें याद आती है, यानी वही बात इन चंचल नदियों को देखकर लेखक को याद आती है कि महाकवि कालिदास को भी शायद नदियों का सचेतन रूपक ही पसंद था। यानी कि सचेतन यानी स माने सात और चेतन माने चेतना, यानी जिसके अंदर प्राण हो, तो वो रूप ही पसंद होगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में यानी पहाड़ियों पर और समतल आंगनों यानी मैदानी इलाकों में अलग अलग रूप से देख ले तो वो भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले लोक माता का अर्थ होता है बच्चों कल्याणकारी। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी यानी प्रेमिका की भावना इसमें प्रेमिका के रूप में देखें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है, यानी फिर लेखक आगे कहते हैं कि ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो यानी लेखक कहते हैं कि यदि हम इन्हें बहन के रूप में भी देख लें तो क्या मतलब वो है, तो और कितने कवियों ने न जाने बहन के रूप में माना भी है। तो एक दिन की बात बताते हैं लेखक कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई, यानी मेरी भी उन नदियों को बहन कहने की भावना हुई। मेरे अंदर से एक आवाज आई कि बिल्कुल बहन की तरह ही है ये। थोलिन यानी तिब्बत, ये एक स्थान है बच्चों तिब्बत में, तो तिब्बत की बात, थोलिन की बात है। मन उचट गया था, यानी मन थोड़ा सा परेशान था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर मैं बैठ गया। दोपहर का समय था।
पैर लटका दिए पानी में, और यानी पैर में नदी में पैर लटका करके लेखक बैठ गए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने अपना असर डालना शुरू कर दिया। तन और मन जो है वो कैसा हो गया, तरोताजा हो गया, और मेरा मन क्या हुआ, गुनगुनाने लगा। और जब गुनगुनाते हुए उन्होंने एक कविता लिखी, वो कविता है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यानी जब लेखक का मन परेशान था, और परेशान होने के बाद जब उन्होंने पैर सतलज नदी में अपने डाल दिए, तो थोड़ी देर में ही उस ठंडे जल ने, जिस तरह से बहन अपने भाई की परेशानी को चुटकी चुटकी बजा करके खत्म कर देती है, वैसे ही उस नदी ने लेखक के परेशान मन को बिल्कुल सही कर दिया, अच्छा तरोताजा कर दिया। और फिर उसके बाद लेखक गुनगुनाने लगे। फिर आगे कहते हैं, जय हो यानी हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जो लीला है वो अनोखी है, अचरज यानी अनोखी है हे बहन, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, यानी मेरा मन जो है वो प्रसन्न हो गया, और हटा कुमारी यानी मेरी जो परेशानी थी, मेरा जो दुख था वो दूर हो गई, जो मेरी पीड़ा थी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, यानी मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, तुम बेटी यह बाप हिमालय, यानी तुम बेटी हो और तुम्हारा बाप कौन है, यानी पिता कौन है, हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, जिस तरह से पिता अपनी बेटियों के लिए चिंतित रहता है, वैसे ही हिमालय भी तुम्हारे तुम्हारे तुम पर तुम्हारे लिए चिंतित है, और कैसा है वो, चुपचाप है। लेकिन प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, यानी प्रकृति रूपी नटी के द्वारा बनाए गए चित्र पर एक सुंदर यानी अनुपम यानी अद्भुत, अलग, अनूठी, अद्भुत यानी सुंदर छाप हिमालय, यानी प्रकृति नटी के चित्र तट पर अनुपम, तुम्हारी जो जो तुम्हारा जो निराला निराला जो रूप है वो एकदम अलग है, जो हिमालय, छाप हिमालय यानी एक सुंदर अद्भुत छाप है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, और हे बहन सतलज बहन तुम्हारी जय हो। और इसी के साथ बच्चों मैं पाठ को विराम देती हूँ, और मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।